साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग एथिक्स की कक्षाएं देख रहे हैं और यह हमारी तीसरी कक्षा है। 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूं और लिखा रहा हूं, जितना अगर पढ़ लेंगे तो एथिक्स में काफ़ी अच्छा वर्क कर पाएंगे। तो अगर दोनों कक्षाएं आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे हैं, जाके देख लीजिए। और साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि मूल्य क्या होते हैं, ठीक है। हमने देखा मूल्य क्या होते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना कि मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, मूल्य के प्रकार हमने देखे। मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं, ये हमने देखा। और साथ साथ हमने बहुत सारा लिखा। साथ में ये भी देखा कि किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। कृत्यों के आधार पर कृत्यों की नैतिक आधार पर व्याख्या कैसे की जाती है। मूल्य स्थिर होते हैं, गतिशील होते हैं। कानून और नैतिकता में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती है, क्या संबंध होता है, ये देखा हमने, ठीक है। धर्म और नैतिकता में संबंध और अंतर देखा, ठीक। नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होता है, ये देखा, ठीक है। किस तरह परिवार के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास होता है, विद्यालय के द्वारा या समाज के द्वारा कैसे होता है, ये हमने देखा, ठीक है। और आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं, उसके आगे है। तो पिछला लेक्चर काफ़ी बड़ा था और क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ाना भी था। संभवतः ये लेक्चर उतना बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है। तो काफ़ी पेन निकाल लीजिए, लिखना भी पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं विकास सर ने यही पढ़ाया है और इतने में ही पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। पीसीएस के लिए है स्पेशली, जिस भी स्टेट पीसीएस में एथिक्स आता है वहाँ के लिए ये सफिशिएंट है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहला है, देखिए एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है। हेडिंग डाल लीजिए, एथिक्स और मोरालिटी में अंतर। एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या होता है। एथिक्स में जो है बाहरी प्रभाव यानी समाज का प्रभाव दिखाई देता है हमको, लेकिन मोरालिटी में निजी स्तर पर प्रभाव दिखाई देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एथिक्स में व्यवसाय या प्रोफेशन के अंतर्गत जो है हमें जो है एथिकल रहना पड़ता है, लेकिन मोरल फैमिली फ्रेंड्स और लोगों के द्वारा, ठीक है। मोर ऑब्जेक्टिविटी इसमें दिखाए, ज़्यादा वस्तुनिष्ठता दिखाई देती है और ज़्यादा आत्मनिष्ठता इसमें दिखाई देती है मोरालिटी में। इसमें समाज या संगठन का दबाव दिखाई देता है एथिक्स में, लेकिन मोरालिटी में अंतरात्मा का दबाव दिखाई देता है। अंतरात्मा को भी आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है अंतरात्मा का दबाव इंसान के ऊपर होता है, ठीक। तो देखा एथिक्स और मोरालिटी में ये अंतर होता है कि एथिक्स में बाहरी समाज का जो प्रभाव होता है, बाहरी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है समाज का, लेकिन मोरालिटी में निजी स्तर पर प्रभाव ज़्यादा होता है। उसी तरह एथिक्स में व्यवसाय या प्रोफेशन का प्रभाव होता है, लेकिन मोरालिटी में फैमिली फ्रेंड्स का होता है। एथिक्स में मोर ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन मोरालिटी में मोर सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। साथ साथ एथिक्स में जो है समाज या संगठन का दबाव होता है, लेकिन मोरालिटी में अंतरात्मा का दबाव दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध में अंतर क्या हो सकते हैं। निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध में अंतर क्या हो सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध में अंतर क्या हो सकते हैं, देखते हैं। निजी संबंध वो होते हैं जिसमें परिवार या दोस्त की भूमिका होती है, उसमें निजी संबंध होते हैं। सार्वजनिक संबंध वो होते हैं जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध होता है वो सार्वजनिक संबंधों की श्रेणी में आता है। निजी संबंधों में निजता का भरोसा होता है, लेकिन सार्वजनिक संबंध में सार्वजनिक सूचनाएं होती हैं। निजी संबंधों में सामान्यतः भावुकता की उपस्थिति होती है, यानी जो है आप परिवार के साथ दोस्त के साथ जैसे भावुक हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक संबंधों में भावुकता नहीं होती है, ठीक है। निजी संबंधों में व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है, कोई व्यक्ति के प्रति आप डेडिकेटेड रहेंगे,
लेकिन सार्वजनिक संबंध में रूल रेगुलेशन लॉ ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। निजी संबंध जो है स्थायी होता है, जबकि सार्वजनिक संबंध अस्थायी होता है। और निजी संबंधों में लचीलापन ज़्यादा दिखाई देता है और सामाजिक संबंधों में कठोरता दिखाई देती है। इससे ठीक आप समझ गए होंगे, ये जो चार्ट बना हुआ है इससे समझ गए होंगे कि निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में भूमिका निभाते हैं। अब लिखते जाइएगा, ये चार्ट बनाते जाइएगा। ठीक है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके चार्ट बना लीजिएगा। अब जैसे देखिए, ये जो गोले के बीच में है ये तो मैं हो गया, फिर मुझसे ज़्यादा कौन होगा, फिर हमारे आसपास हमारे दोस्त होंगे, दोस्त के बाद दोस्त कम ही होंगे, लेकिन फिर परिवार उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, और ये पूरा समाज, तो समाज जो है इन सब का ढांचा है जहाँ सारे लोग रहते हैं। फिर परिवार, परिवार में दोस्त और दोस्त के अंदर मैं। ठीक है, ये ढांचा बनता है सामाजिक संबंधों का। ठीक है, या निजी संबंधों का। अब निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किस प्रकार हो सकती है, अंतर देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, निजी संबंधों में नैतिकता और सामाजिक संबंधों में नैतिकता। अंतर देखना है दोनों में। तो निजी संबंधों में नैतिकता जो है उसमें आत्मनिष्ठता ज़्यादा दिखती है। निजी संबंधों की नैतिकता में आत्मनिष्ठता ज़्यादा दिखती है, जबकि सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता में वस्तुनिष्ठता ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, उसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी का जो है मूल्य ज़्यादा दिखाई देगा सार्वजनिक संबंधों में। सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा निजी संबंधों में, सांस्कृतिक मूल्य ज़्यादा होंगे। जबकि सार्वजनिक संबंधों में सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव कम दिखाई देगा और नियमों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, सार्वजनिक सांस्कृतिक मूल्य जो होंगे वो सार्वजनिक संबंधों में कम हो जाएंगे, लेकिन नियमों का प्रभाव दिखाई देगा। जैसे पीछे हमने देखा ना, रूल रेगुलेशन लॉ, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सार्वजनिक संबंधों में ज़्यादा दिखाई देंगी। निजी संबंधों में भावनाओं का दबाव और अंतरात्मा का दबाव दिखाई देगा। यानी जो है, जैसे दोस्त और परिवार आपके हैं, आप देखते होंगे भावनाओं का दबाव ज़्यादा रहता है। मैं फादर्स हूँ, मैं मदर हूँ, ये दोस्त हैं, तो मेरा दोस्त नहीं, तो मेरा भाई नहीं। तो ये इस तरह भावुकता का जो दौर होता है, भावुकता ज़्यादा दिखाई देती है, कंसाइंस होती है, अंतरात्मा का दबाव होता है। लेकिन सार्वजनिक संबंधों में कानून का दबाव ज़्यादा दिखाई देता है। निजी संबंधों में व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा दिखाई देती है, मतलब आप किसी व्यक्ति के प्रति जो है सत्यनिष्ठ रहेंगे, लेकिन सार्वजनिक संबंधों में व्यावसायिक सत्यनिष्ठा दिखाई देती है। ठीक है, उसी प्रकार निजी संबंधों में असीमित प्रतिबद्धता होती है, डेडिकेशन होता है असीमित, लेकिन सार्वजनिक संबंधों में सीमित और सशर्त प्रतिबद्धता होती है कि जो है लिमिटेड रहेगी और जो है कंडीशंस के साथ जो है प्रतिबद्धता रहेगी। ठीक, तो ये हुए निजी संबंधों की नैतिकता और सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता में अंतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, नैतिक व्यवस्था क्यों आवश्यक है। कुछ दार्शनिक हैं, उनके कथन देख लीजिएगा, और नैतिक व्यवस्था क्यों आवश्यक है ये देखना है हम लोगों को। तो हेडिंग डाल लीजिए, नैतिक व्यवस्था क्यों आवश्यक है। नैतिक व्यवस्था क्यों आवश्यक है। तो हॉब्स जो है, हॉब्स का कथन था कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है। मनुष्य जो है मूलतः स्वार्थी होता है। यानी हॉब्स जो है वो मानता था कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो मूलतः स्वार्थी होता है। हर एक चीज़ में वो अपना स्वार्थ देखेगा तभी वो कुछ करेगा। उससे क्या होता है, जब मनुष्य स्वार्थी होगा तो उससे क्या होगा, अराजकता बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जिससे हम अच्छा पैसा कमा सकें, या कुछ भी काम कर रहे हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो उस के दौरान जब कंपटीशन होता है तो अराजकता जैसे अंदर से पैदा होती है।
इंसान अराजक जैसे हो जाता है कि कंपटीशन की भावना जाग रही है, एक तरह की अराजकता हो गई। ये हॉब्स का मानना था, हॉब्स ऐसा मानता था। तो अराजकता बढ़ती है, अराजकता बढ़ने से क्या होता है, नैतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है पैसे दे के नौकरी पाना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो है पैसे दे के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेंगे, कुछ मतलब भ्रष्टाचार करके या ऐसा समथिंग करके। उससे क्या होता है, सामाजिक अस्तित्व को बचाए रखना आवश्यक होता है। तो जो मनुष्य स्वार्थी है उससे कैसे बचा जाए, तो मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, ये ऐसा हॉब्स का मानना था। फिर कांट का मानना क्या था, दूसरे नंबर पे कांट का मानना था। कांट का मानना था कि वासना और विवेक के संघर्ष में विवेक ऊंचा रहे, इसके लिए नैतिक मूल्य या शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। जो हमारे अंदर वासनाएं होती हैं, चाहे वो किसी चीज़ की वासना हो, ठीक है, चाहे भोग की वासना हो, चाहे पढ़ाई की वासना हो, चाहे भौतिक सुख की वासना हो, और विवेक के बीच जो संघर्ष होता है उसमें विवेक जो है हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अगर विवेक ऊंचा नहीं रहेगा और वासनाओं से इंसान लिप्त रहेगा, तो कांट ऐसा मानता था कि वासना में लिप्त व्यक्ति जो है उस चींटे के समान है जो गुड़ से लिपट जाता है और टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकलता है। आप देख लीजिए, वासना से ग्रस्त व्यक्ति के साथ क्या होता है। अगर वो व्यक्ति वासना से ग्रसित है तो उसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि अंत में वो कहीं का नहीं रह जाता। उसी प्रकार छींटे का हाल हो जाता है। छींटे को गुड़ इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो उसमें लिपट जाता है और अंत में उसका क्या होता है, वो टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकलता है, मर जाता है उसी में, ठीक है। तो ये वासना से ग्रसित व्यक्ति का हाल होता है। तो उसका मानना यह था कि जो नैतिक मूल्य हैं उनकी शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। व्यक्ति को बचपन से ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको नैतिक मूल्य सिखाए जाने चाहिए, जिससे उसका विवेक क्या रहे, ऊंचा रहे, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा है समाज की ऊर्जा बचाना। जो समाज जो है कुछ ऐसा काम कर रहा है जो गलत तरीके से, समाज को आगे बढ़ना होगा, आगे ऊंचाइयों की तरफ जाना होगा, उसके लिए क्या हुआ, रेडीमेड सॉल्यूशन बनाने होंगे, ठीक है, जिससे समाज को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है, नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए किसको किसके साथ और कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे नैतिक व्यवस्था बनी रहे। वंचित वर्ग जो हैं हमारे, वंचित वर्गों में जैसे बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, ठीक है, इनका क्या होना चाहिए, इनके मानवीय जीवन पे ध्यान देना चाहिए, जिससे नैतिक व्यवस्था बनी रहे। उसी प्रकार समाज की प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, समाज की प्रगति के लिए न्याय होना आवश्यक है, समानता होना आवश्यक है, उद्यमिता का मूल्य होना आवश्यक है। ये सारे मूल्य अगर रहेंगे तो नैतिक व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। अगर नैतिक व्यवस्थाएं बनी रहेंगी तो समाज काफ़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स देखा कि नैतिक व्यवस्थाएं क्यों आवश्यक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ लोगों के बारे में कि अगर उनमें ईड और सुपर ईगो की भावना हो तो क्या हो सकता है। ईड और सुपर ईगो के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जो ये ईड लिखा है, आईडी, ईड का मतलब होता है इच्छाएं जो हमारे मन में जागती हैं, ठीक है, इच्छाएं जो हमारे मन में जागती हैं। और सुपर ईगो का मतलब होता है वो जो हमको इच्छाओं को रोकती है, जो हमारी इच्छाओं को रोकती है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ करने की इच्छा हो, मान लीजिए हमारे अंदर काम वासना जगी, ठीक, सीधे शब्दों में अगर हमारे अंदर काम वासना जगी किसी के भी प्रति, ये हमारी ईड है, इच्छाएं हैं। लेकिन हमारे अंदर जो सुपर ईगो है वो उसको रोकता है। सुपर ईगो वो करने से रोकता है क्योंकि वो नैतिक व्यवस्था में बने रहना चाहता है, हमारे मूल, हमारे आदर्श जो है उनको बनाए रखना चाहता है। लेकिन ईड जो है, जब ईड भारी हो जाती है सुपर ईगो पे तो क्या होता है, इंसान जो है आपराधिक किस्म का हो जाता है। तो यहाँ पे वही देखना है कि अगर ईड हो या सुपर ईगो हो तो क्या होगा। देखिए, अगर जिसके अंदर सुपर ईगो ज़्यादा हो और ईड कम हो, मतलब ईड से ज़्यादा सुपर ईगो हो, यानी इच्छाओं से ज़्यादा नैतिक मूल्य बने हो अंदर, तो क्या होगा, वो व्यक्ति महान बन जाएगा। जैसे गांधी जी जो है उनकी इच्छाएं कम थी लेकिन सुपर ईगो ज़्यादा था,
उन इच्छाओं को वो नियंत्रित रखते थे तो महान व्यक्ति बने। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो कम हो और ईड बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति अपराधी बन जाएगा। कोई भी देख लो, बहुत सारे बाबा जो जेल की रोटी तोड़ रहे हैं वो क्या है, उनके अंदर क्या हुआ, इच्छाएं जागी, सुपर ईगो नहीं आया उनके अंदर, तो क्या हुआ, व्यक्ति अपराधी किस्म का हो। लेकिन सुपर ईगो और ईड बराबर हो तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर काम वासनाएं जागी, ठीक है, लेकिन हमारी इच्छाओं ने कहा नहीं ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो ये सामान्य सी बात है। देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हर एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं जागती हैं किसी के भी प्रति लेके, लेकिन उन पे कंट्रोल अगर है तो ये बहुत सामान्य सी बात है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर नहीं जाग रही हैं या बहुत ज़्यादा जाग रही हैं तब प्रॉब्लम की बात है, तब वो नेचुरल नहीं है, तब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और उससे क्या होगा, व्यक्ति या तो बुरा बन जाएगा या तो फिर वो पागल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो और ईड अगर इक्वल रहेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है जैसे आप हम सब लोग हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और अपने जो है ईड को बढ़ने नहीं देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जीवन जो है आसानी से चलता है, ठीक। अब देखते हैं अवृत्ति क्या है। एटीट्यूड हेडिंग डाल लीजिए, एटीट्यूड अवृत्ति, अवृत्ति हेडिंग डाल लीजिए, वो देखना। आप जो एटीट्यूड समझ रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति के अंदर होता है ना, अरे देखो ना कितना एटीट्यूड वाला लड़का है या लड़की है, कितना एटीट्यूड है अंदर, वो बिल्कुल नहीं है, वैसा ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। एटीट्यूड का यहाँ मतलब होता है अवृत्ति, ठीक है। तो चलिए अभी आगे देखेंगे एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है और वो सारी चीज़ें। एटीट्यूड होता क्या है, दरअसल एटीट्यूड जो है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो किसी व्यक्ति या समाज के संबंधों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक जो है या उभयनिष्ठ रुझान जो है व्यक्ति के अंदर जागती है, या संज्ञात्मक या भावनात्मक रुझान जागते हैं, ठीक है, या क्रियात्मक प्रेरणा का उपस्थित होते हैं, तो जो है वो एटीट्यूड कहलाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए उदाहरण हम लेते हैं तो एटीट्यूड किसी भी विषय के प्रति हो सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक विषय मान लो, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में हो, या कुछ ऐसा सोचा जाए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ले लें कि कोई व्यक्ति देश, स्थान या विचार, उत्सव से आदि से जो है बना हुआ हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को हम आगे चल के देखेंगे, ठीक। तो यानी किसी विषय के प्रति किसी व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक या उभयनिष्ठ रुझान ही एटीट्यूड कहलाता है। किसका, किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या उभयनिष्ठ रुझान। विषय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, वस्तु हो सकता है, विचार हो सकता है, धर्म, भाषा, देश हो सकता है, गणित हो सकता है, नस्ल हो सकता है। रुझान किस तरह के हो सकते हैं, संज्ञानात्मक हो सकते हैं यानी कॉग्निटिव, भावनात्मक होता सकते हैं या संवेगात्मक हो सकते हैं जिसे अफेक्टिव कहते हैं, और क्रियात्मक हो सकते हैं यानी बिहेवियरल जिसे व्यवहार कहते हैं, ठीक है। इसे तीनों को मिला के जो है हम लोग कहते हैं ABC मॉडल। A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल और C फॉर कॉग्निटिव, ठीक है, जिसे तीनों को मिला के संभाव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संभाव्य, ठीक। अब कुछ प्रश्न जो है हमको लिखने हैं, इनको आप खुद से लिख के ट्राई करिएगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बता दिए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति क्या है, यह किन तत्वों से मिलकर बनती है, यह किन तत्वों से मिलकर बनती है।
अवृत्ति क्या है या किन तत्वों से मिलकर बनती है? पहला प्रश्न। दूसरा लिखिए, अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट करें। अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट करें। अगला प्रश्न लिखिए, हमारी अभिवृत्तियां कैसे बनती हैं? हमारी अभिवृत्तियां कैसे बनती हैं? कैसे बनती हैं? अभिवृत्तियों के निर्माण में कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 4। अभिवृत्तियां हमारे जीवन में किस अर्थ में उपयोगी या प्रकार्यात्मक होती हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या अभिवृत्तियां कुछ नुकसान भी करती हैं? क्या अभिवृत्तियां कुछ नुकसान भी करती हैं? स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार और अभिवृत्ति में क्या संबंध होता है? विचार और अभिवृत्ति में क्या संबंध होता है? इनमें से किसका किस पर प्रभाव होता है और कैसे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियां और व्यवहारों के बीच क्या संबंध है? ये एक दूसरे को क्या संबंध है के बाद क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। ये एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में क्या-क्या बाधाएं सामान्यतः आती हैं? क्या-क्या बाधाएं सामान्यतः आती हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या-क्या बाधाएं सामान्यतः
आती हैं क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है, सहमति पैदा करना, सहमति पैदा करना ब्रैकेट में परसुएशन, परसुएशन क्या है? आगे जानेंगे परसुएशन क्या है। सहमति पैदा करना, परसुएशन क्या है? क्वेश्चन मार्क। एक सफल परसुएडर, एक सफल परसुएडर एक सफल परसुएडर किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखता है? किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखता है? किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखता है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नैतिक अभिवृत्तियां क्या है? नैतिक अभिवृत्तियां क्या है? नैतिक अभिवृत्तियां क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। ये कैसे बनती हैं? ये कैसे बनती हैं और कैसे बदलती हैं? और कैसे बदलती हैं? और कैसे बदलती हैं? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या हैं? राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। ये कैसे बनती और कैसे बदलती हैं? ये कैसे बनती और कैसे बदलती हैं? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव ब्रैकेट में सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? क्या है? क्वेश्चन मार्क। यह सामाजिक आवृत्तियों को कैसे प्रभावित करता है? यह सामाजिक अभिवृत्तियों को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक सिविल सेवक में, एक सिविल सेवक में कैसी आवृत्तियां होनी चाहिए? कैसी आवृत्तियां होनी चाहिए और कैसी आवृत्तियों से उसे बचना चाहिए? और कैसी आवृत्तियों से उसे बचना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। लिख लिए। अब हेडिंग डाल लीजिए आवृत्ति। अब देखेंगे आवृत्ति क्या है, ठीक है, एक एक करके सब देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आवृत्ति। लिखिए, आवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारणा है। आवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारणा है।
कॉमा, जो व्यक्ति और समाज के संबंधों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, फुल स्टॉप। इसका अर्थ है डैश लगा के किसी विषय के प्रति सकारात्मक नकारात्मक या उभयनिष्ठ रुझान का होना, सेमी कॉलम लगाइए। सेमी कॉलम, आगे लिखिए। तथा उस रुझान में संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक प्रेरणा का उपस्थित होना, पूर्णविराम। सरल शब्दों में इस परिभाषा को कुछ खंडों में बांटकर समझा जा सकता है। डैश लगा के नंबर 1 डालिए। नंबर 1, अभिवृत्ति किसी भी विषय के प्रति हो सकती है, कॉमा, यहाँ विषय का अर्थ है मनोवैज्ञानिक विषय, ब्रैकेट में साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अर्थात ऐसा कुछ भी जिसके बारे में सोचा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, कॉमा, देश, कॉमा, स्थान, कॉमा, विचार, कॉमा, धर्म, कॉमा, उत्सव आदि। फुल स्टॉप। नंबर 2,
नंबर 2 लिखिए, आवृत्ति ऐसा रुझान है, आवृत्ति ऐसा रुझान है, कॉमा, जो विषय के प्रति प्रायः सकारात्मक या नकारात्मक होता है, प्रायः सकारात्मक या नकारात्मक होता है। फुल स्टॉप। किसी विषय को पसंद करना, किसी विषय को पसंद करना सकारात्मक रुझान है, सकारात्मक रुझान है, और नापसंद करना नकारात्मक रुझान, और नापसंद करना नकारात्मक रुझान। फुल स्टॉप। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति में किसी एक ही विषय के प्रति एक ही विषय के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक रुझान, सकारात्मक व नकारात्मक रुझान, सकारात्मक व नकारात्मक रुझान एक साथ उपस्थित हो, एक साथ उपस्थित हो। फुल स्टॉप। जैसे मधुमेह के रोगी का, मधुमेह यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डायबिटीज़, अगर ना समझ में आ रहा हो मधुमेह को, तो मधुमेह को इंग्लिश में लिख सकते हैं डायबिटीज़, ठीक है। मधुमेह के रोगी का मिठाई को देखकर ललचाना भी, मिठाई को देखकर ललचाना भी, और बचना भी, फुल स्टॉप। ऐसी आवृत्तियों को उभयनिष्ठ आवृत्तियां कहते हैं, फुल स्टॉप। ऐसी आवृत्तियों को उभयनिष्ठ आवृत्तियां कहते हैं। नंबर 3 डालिए। नंबर 3, अभिवृत्ति में तीन पक्षों की अनिवार्य उपस्थिति होनी चाहिए, फुल स्टॉप। सबसे पहले विषय के प्रति
कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। कॉमा, चाहे वे सत्य हो या असत्य, चाहे वे सत्य हो या असत्य, चाहे वे सत्य हो या असत्य, फुल स्टॉप। इसे संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, इसे संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, फुल स्टॉप। पुनः सिर्फ जानकारी से, पुनः सिर्फ जानकारी से अभिवृत्ति नहीं बनती, अभिवृत्ति नहीं बनती, कॉमा, व्यक्ति में उस विषय के प्रति, व्यक्ति में उस विषय के प्रति, उस विषय के प्रति समर्थन या विरोध की, समर्थन या विरोध की, समर्थन या विरोध की भावना भी होनी चाहिए, भावना भी होनी चाहिए, फुल स्टॉप। तीसरा पक्ष यह है, तीसरा पक्ष यह है, तीसरा पक्ष यह है कि उस विषय के प्रति, उस विषय के प्रति, उस विषय के प्रति अपनी आवृत्ति, अपनी आवृत्ति के अनुरूप, के अनुरूप, के अनुरूप, के अनुरूप व्यवहार करने की प्रेरणा, व्यवहार करने की प्रेरणा, व्यवहार करने की प्रेरणा भी व्यक्ति में होनी चाहिए, भी व्यक्ति में होनी चाहिए, भी व्यक्ति में होनी चाहिए, फुल स्टॉप। अर्थात यदि उसे घूमने के बारे में, अर्थात यदि उसे घूमने के बारे में सकारात्मक आवृत्ति है, सकारात्मक आवृत्ति है, कॉमा, तो अवसर मिलते ही, तो अवसर मिलते ही तो अवसर मिलते ही घूमने की संभावनाओं के प्रति, घूमने की संभावनाओं के प्रति, घूमने की संभावनाओं के प्रति उसे प्रेरित होना चाहिए, उसे प्रेरित होना चाहिए, उसे प्रेरित होना चाहिए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो ये हमने देखा जो है तीन तरीके से कि जो है आवृत्ति है क्या। यानी एक तो उदाहरण हमने देखा कि कोई व्यक्ति देश, स्थान या विचार, धर्म, उत्सव आदि ये आवृत्तियाँ होती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक विषय होता है, या अर्थात ये कुछ ऐसा जिसके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचा जा सकता है, किसी देश या
के बारे में सोचा जा सकता है, स्थान के बारे में सोचा जा सकता है, विचार के या धर्म के या उत्सव के बारे में। तो एक प्रकार ये हो गया मनोवैज्ञानिक विषय, ठीक। दूसरा क्या होता है, दूसरा यानी सकारात्मक या नकारात्मक रुझान, यानी किसी विषय को पसंद करना जो है सकारात्मक रुझान हो सकता है और नापसंद करना नकारात्मक हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति में किसी एक ही विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान एक साथ हो। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज हुआ है, अब उसका रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो रसगुल्ला खा के उसका मन तो ललचाएगा, लेकिन वो डरेगा भी कि मुझे डायबिटीज है, अगर ज़्यादा हो गई तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है उभयनिष्ठ आवृत्ति हो गई, ठीक है। ये आवृत्ति किस तरह की हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रुझान एक साथ आ रहे हैं। तीसरी प्रकार की हमने क्या देखी, तीसरी प्रकार में हमने देखी कि 3 पक्ष होने चाहिए। सबसे पहले उस विषय के प्रति में कुछ जानकारी हो, मैंने मतलब जिस चीज़ के बारे में आवृत्ति आप बना रहे हैं, एटीट्यूड बना रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हो। दूसरा क्या हो, दूसरा होना चाहिए कि जो है व्यक्ति उस विषय में जो है प्रति समर्थन या विरोध की भावना हो, ठीक है। मतलब जिस विषय के बारे में आपका रुझान बन रहा है, जानकारी लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आपका जो है समर्थन या विरोध की भावना हो। और तीसरा पक्ष ये हो सकता है कि उस विषय के प्रति आवृत्ति के रूप में अनुरूप मतलब व्यवहार करने की प्रेरणा भी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। यानी यदि जो है वो घूमने के बारे में सोच रहा है कि जो है घूमने के बारे में, जैसे मैं मान लीजिए घूमना चाहता हूँ, हाँ, और मेरी जो है सकारात्मक आवृत्ति बनी हुई कि मुझे घूमना है, तो जैसे ही मुझे पढ़ाई से टाइम मिले तो मैं घूमने की संभावना को जो है बढ़ा लूँ और घूमने निकल जाऊँ, ठीक है। ये होता है किस प्रकार, तीसरे प्रकार की आवृत्ति, ठीक है। अब इन तीनों तत्वों, तीनों आवृत्तियों का कैसे आपस में संबंध हो सकता है, तो हेडिंग डाल लीजिए, तीनों तत्वों में आपसी संबंध, तीनों तत्वों में आपसी संबंध, तीनों तत्वों में आपसी संबंध। लिखिए, प्रायः संज्ञानात्मक भावनात्मक व क्रियात्मक तत्व परस्पर संगति में रहते हैं, तत्व परस्पर संगति में रहते हैं, तत्व परस्पर संगति में रहते हैं, फुल स्टॉप। किंतु कभी कभी थोड़ा बहुत अंतराल हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतराल हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतराल हो सकता है, फुल स्टॉप। जैसे डैश लगा के नीचे से लिखिए, नंबर एक लिखिए, संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष अनिवार्यतः होते हैं, अनिवार्यतः होते हैं, अनिवार्यतः होते हैं, कॉमा, व्यवहार कभी कभी अनुपस्थित हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है, फुल स्टॉप। हाँ, व्यवहार करने की
हाँ, व्यवहार करने की इच्छा विद्यमान होनी चाहिए। इच्छा विद्यमान होनी चाहिए। इच्छा विद्यमान होनी चाहिए। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नंबर दूसरा लिखिए। व्यक्ति की अलग अलग आवृत्तियों में तीव्रता का स्तर अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है। फुल स्टॉप। जैसे चॉकलेट और मिठाई में किसी एक के प्रति तीव्र इच्छाओं का होना। किसी एक के प्रति तीव्र इच्छाओं का होना। किसी एक के प्रति तीव्र इच्छाओं का होना। फुल स्टॉप। नंबर 3। उभयनिष्ठ आवृत्तियों में संदेह की स्थिति बनी रहती है। संदेह की स्थिति बनी रहती है, कॉमा क्योंकि कभी समर्थन का भाव हावी हो जाता है। क्योंकि कभी समर्थन का भाव हावी हो जाता है। समर्थन का भाव हावी हो जाता है, कॉमा कभी विरोध का। कॉमा कभी विरोध का। कॉमा कभी विरोध का। फुल स्टॉप। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस प्रकार ये तीनों आपसी में संबंध होते हैं, यानी जो है संज्ञानात्मक और भावनात्मक जो है पक्ष अनिवार्यता होते हैं। व्यवहार कभी कभी अनुपस्थित हो सकता है। ठीक है, यानी व्यवहार जो है कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, व्यवहार करने की जो है इच्छा विद्यमान होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो हमने ये देखा। दूसरा देखा कि व्यक्ति की अलग अलग आवृत्तियों में तीव्रता का स्तर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी को मिठाई और चॉकलेट में चुनना हो तो या तो मिठाई चुनेगा या चॉकलेट चुनेगा। ठीक है, किसी एक की इच्छा ज़्यादा होगी कि मैं ये खा लूँ। ठीक है, किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होगा, किसी को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक। तीसरा क्या हो सकता है कि उभयनिष्ठ आवृत्तियों में संदेह की स्थिति बनी रहती है। उभयनिष्ठ आवृत्तियाँ हमने देखा क्या होती हैं। उभयनिष्ठ आवृत्तियों में हमने देखा था कि उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? पहला तो यह होना चाहिए कि उस विषय के प्रति जो है हमारी जानकारी होनी चाहिए, जिस विषय के प्रति हम आवृत्ति बना रहे हैं। दूसरा हमने जाना था कि जो है आवृत्ति जो है विषय के प्रति समर्थन या विरोध की भावना होनी चाहिए, जिस के बारे में हम आवृत्ति बना रहे हैं। तीसरा हमने देखा था कि उसके प्रति क्या होनी चाहिए, उसके प्रति व्यवहार करने की प्रेरणा भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। यानी घूमने के बारे में जैसे हमने जाना था कि घूमने की अगर भावना अंदर जाग रही है, सकारात्मक भावना, तो उसको समय निकाल के घूमना भी चाहिए। ठीक है, जब समय भी मिले। ठीक, ये तीनों हमने देखा। अब हम देखेंगे कि आवृत्ति की विशेषताएं क्या होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए, आवृत्ति की विशेषताएं। आवृत्ति की विशेषताएं।
एक एक करके लिखते जाइए। आवृत्ति की विशेषताएं, पहला नंबर है आवृत्ति की विशेषताएं, पहला नंबर। अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं आवृत्तियां। बदलाव संभव है लेकिन किंतु कठिन होता है बदलाव करना। अपेक्षाकृत स्थायी, बदलाव संभव है लेकिन बदलाव करना कठिन है। दूसरा नंबर, यह प्रायः सीखे जाते हैं, यानी हमेशा सीखी जाती हैं आवृत्तियाँ। हम एटीट्यूड सीखते हैं, ये जन्मजात नहीं होती हैं। ठीक है, लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। नंबर तीसरा, किसी भी मनोविषय के संबंध में हो सकती हैं आवृत्तियाँ। ठीक है, जिसके बारे में यानी सोचा जा सके उसके बारे में, यानी किसी भी मनोविषय के संबंध में हो सकती हैं। चौथा, किसी के व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं आवृत्तियाँ। ठीक है, जैसा एटीट्यूड होगा वैसे समाज में उसका व्यक्ति का वो बनेगा। ठीक है, तो क्या है कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आवृत्तियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला है, अभिप्रेरक गुण होते हैं आवृत्तियों में। ठीक है, अभिप्रेरक गुण होते हैं, अभिप्रेरणात्मक गुण लिख लीजिए, अभिप्रेरणात्मक गुण होते हैं। अगला लिखे, 3 हिस्से होते हैं आवृत्तियों के, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या संवेगात्मक। भावनात्मक को ही संवेगात्मक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संवेगात्मक, भावनात्मक या संज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक या संवेगात्मक, और तीसरा क्रियात्मक। कॉमा लगा के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि सामाजिक वातावरण की भूमिका जैविक आधारों से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैविक आधार जो हमारे होते हैं उससे ज़्यादा जो है सामाजिक वातावरण की भूमिका होती है। ठीक है, लिख लीजिए। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, आवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। आवृत्तियों का निर्माण, आवृत्तियों का निर्माण। देखिए, आवृत्तियों के निर्माण में हमारी कई चीज़ें भूमिका निभाती हैं। ठीक है, जैसे पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, हेडिंग डाल लीजिए, पहला बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारे जो है कैसे आवृत्तियों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर की जो है भूमिका कम होती है, यानी व्यक्ति जन्मजात जो है उसके अंदर आवृत्तियाँ नहीं होती। जैसे मान लीजिए बाप का एटीट्यूड कुछ और रहा है लेकिन बेटे का एटीट्यूड कुछ और होगा, लेकिन आजकल ये स्वीकार की जाने लगी हैं बायोलॉजिकल फैक्टर वाली। ठीक है, जेनेटिक में क्या हो सकती हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर में जेनेटिक अगर कहा जाए तो जेनेटिक में हमारी हो सकती है फूड वाली हैबिट और म्यूज़िक वाली। जैसे इसे गोल लेवल प्रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। अदर्स में क्या हो सकती हैं, अदर्स में उम्र हो सकती हैं, जेंडर हो सकती हैं, हेल्थ हो सकती है। उम्र के हिसाब से एटीट्यूड जो है हमारे निर्माण होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, उसके अनुसार हमारी एटीट्यूड बनते हैं। जेंडर के प्रति जैसे महिलाओं में कुछ और होगा, पुरुषों में कुछ और होगा, या जो है होमो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके जो है आवृत्तियाँ कुछ और होंगी। हेल्थ के अकॉर्डिंग हमारी आवृत्तियाँ बनती हैं।
जैसी हमारी हेल्थ रहेगी उसके अनुसार जो है हमारे एटीट्यूड बनेंगे। तो ये हो गए हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सोशल फैक्टर के द्वारा कैसे एटीट्यूड चेंज होता है वो देखना। नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हम देखते हैं कि जो सूचनाएं, जैसे पहला होता है प्रदत्त सूचनाएं। प्रदत्त सूचनाओं के हिसाब से हमारी जो है कैसे एटीट्यूड चेंज होते हैं। प्रदत्त सूचनाओं को ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हिंदी कठिन है और ऐसे ही जो है हिंदी ट्रांसलेट होके मिलती है हम लोगों को। प्रदत्त सूचनाएं, गिवन इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें जो है इन्फॉर्मेशन कुछ दी, तो हम पक्ष विपक्ष देख के हमारा एटीट्यूड चेंज होता है कि हमें उसके पक्ष में रहना है या विपक्ष में। कितनी प्रामाणिक प्रतीत होती है ये भी देखना है। जैसे मान लीजिए हमें किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, वो कितनी प्रमाणित है, तो उसके अनुसार हमारा जो माइंड होता है वो चेंज होता है। ठीक है, सही है गलत है। ठीक। दूसरा सोशल फैक्टर में क्या हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति हमारी होगी या नहीं, वो इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होगी या बाधक बनेगी, ये देखना। सहायक होगी तो रुझान सकारात्मक होंगे। ठीक है हमारे, जैसे मान लीजिए किसी ने हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके काम आ जाएगा, ठीक है, आपके पढ़ाई में ये सहायक है, तो मेरे प्रति आपके रुझान क्या बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे। लेकिन अगर यही जो है बाधक बनेंगे तो मेरे प्रति क्या हो जाएगा, आपका रुझान नकारात्मक हो जाएगा। ठीक। तो आपके इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपके अभिवृत्तियों के निर्माण में जो है सहायक हो रही है या बाधक बन रही है, ये होता है। ठीक है। तीसरा है समूह प्रबंधन। तीसरा समूह प्रबंधन। समूह का संबंधन कैसे होता है। ठीक है, समूहों का संबंधन कैसे होता है, जैसे परिवार मित्र समूह। ठीक है, परिवार हो गया, मित्र समूह हो गया, या रेफरेंस ग्रुप में बदलाव करके जो है आपके अंदर कुछ एटीट्यूड चेंज आया रहा हो। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप आपका जो होता है। चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है व्यक्तित्व की विशेषताएं हो सकती हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं कैसे, जैसे कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी मतलब क्या हो गया, बहुत शर्मीला टाइप का, किसी से कुछ ना बोलने वाला, उस तरह का। बाहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट जिसे कहते हैं, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो बाहिर्मुखी व्यक्ति क्या होगा, समाज में उसके एटीट्यूड अलग होंगे, अंतर्मुखी के जो है समाज में एटीट्यूड अलग होंगे। ठीक। और आईक्यू लेवल भी जो है क्या करता है, आवृत्तियों के निर्माण में सहायक होता है। कैसे, अब आईक्यू लेवल को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा तो बुद्धि लब्धि नाम के से आएगा लिख के। ठीक है, इंग्लिश में आईक्यू लेवल लिखा रहेगा लेकिन हिंदी में बुद्धि लब्धि लिखा रहेगा, तो लिख लीजिए आई बुद्धि लब्धि ब्रैकेट में, जिससे याद रहे। ठीक। अब समूह कौन कौन से हो सकते हैं ये देखना जरूरी है। तो समूह कौन कौन से हो सकते हैं, समूह हो सकते हैं जैसे प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में क्या होता है, आमने सामने का संबंध होता है। लिखते जाइएगा या बना लीजिए नीचे, समूह जो है प्राथमिक समूह क्या हो सकता है, प्राथमिक समूह में आमने सामने का संबंध हो सकता है, या भावनात्मक हो सकता है, या छोटा हो सकता है और परिवार जिसे। ठीक, यानी आमने सामने का संबंध हो सकता है, जैसे पति पत्नी हो गया, माँ बाप हो गया, बाप बेटा हो गया, माँ बेटा हो गया, बेटी हो गई, भाई बहन हो गए। तो ये क्या हो गया, आमने सामने का संबंध। तो ये प्राथमिक समूह में आता है। द्वितीयक समूह किस तरह का हो सकता है, द्वितीयक समूह हो सकता है, जरूरी नहीं कि आमने सामने हो। ठीक है, औपचारिक संबंध हो सकते हैं, इसमें भावनात्मक संबंध नहीं हो सकते, बड़ा होता है और संगठन में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें काम करते हैं तो ये बड़ा हो गया। औपचारिक संबंध हैं, सब आते हैं सर, ये इस तरह का जो है संबंध होता है, मतलब पोस्ट के हिसाब से संबंध बनाते हैं, और उसके बाद ये एक तरह का संगठन हो गया। ठीक।
फिर तीसरे प्रकार का समूह जिसे हम संदर्भ समूह कहते हैं। संदर्भ समूह में जो है सदस्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। संदर्भ समूह में सदस्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। चाहते हैं कि बन जाए क्या, भावनात्मक संबंध या औपचारिक संबंध। चाहते हैं कि बन जाए संदर्भ समूह में। खुद को परिभाषित करते हैं संदर्भ समूह में, तो कैसे एटीट्यूड चेंज होंगे। ठीक है, एटीट्यूड निर्माण में जो है ये तीनों जो है समूह भूमिका निभाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या संदर्भ समूह। ठीक, तो आवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है ये हमने देखा। ठीक, इसके अलावा हमने आज के वीडियो में देखा आवृत्तियों की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, आवृत्ति है क्या ये हमने जाना और कुछ प्रश्न लिखे। ठीक, ये वीडियो जो है यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अभी जो है अगले लेक्चर में इसके आगे बताया जाएगा कि किस तरह एटीट्यूड चेंज होते हैं। ठीक है, एटीट्यूड चेंज करने के मेथड कौन कौन से हैं ये हमको देखना है। साथ साथ हमको देखना है कि परसुएशन, जैसे मैंने बोला था ना, परसुएशन को जो है पढ़ाया जाएगा, तो परसुएशन वो सारा अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।